आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त महाभारत का हो चुका है। आज मैं पूछना चाहती हूं, वक्फ के उम्मीद पोर्टल से कांग्रेस की नींद क्यों उड़ गई है? कब्जा गैंग अचानक से बिल से बाहर क्यों आ गया है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड सरकार पर सवाल उठा रहा है, पर क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कल ही यानी कि बीते दिन एक उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर एक धड़ा खुलकर विरोध कर रहा है तो दूसरा उसका पुरजोर समर्थन भी कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ऑनलाइन जमाने में पिछड़े क्यों रहना चाहते हैं भाईजान? क्या वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन हो जाएंगी तो इससे किसी को दिक्कत हो जाएगी? वक्फ पर फेक नैरेटिव यानी कि झूठा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? लोगों को क्यों बरगलाया जा रहा है? वक्फ का नया कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर कुछ विषयों पर विचार चल रहा है, लेकिन अफवाह गैंग लगातार भ्रमित कर रहा है। हर सही बात गलत क्यों बताने में लगा हुआ है? आज इसी पर होगी चर्चा। हम तमाम सवालों के साथ आएंगे और करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन सवाल बड़े हैं। सवाल ये जानने जरूरी है कि आखिर मिर्ची क्यों लग रही है उस गैंग को जो चाहता ही नहीं है कि ऑनलाइन हो और जो चाहता ही नहीं है कि लोगों को ये पता चले कि आखिर वक्फ की संपत्ति कहां पर है। जब कुछ भी खाने पीने जा रहे हैं वो ऐप के जरिए जानकारी मिलती है। आपका मेरा घर सब कुछ ऐप के जरिए दिख जाएगा, तो वक्फ की संपत्ति क्यों नहीं दिखनी चाहिए? देखिए, केंद्र की उम्मीद वक्फ पारदर्शी हो और ऐसे में केंद्र सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है और सीधे तौर पर पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। सरकार का दावा है कि पोर्टल से पारदर्शिता आएगी, यानी कि पूरी क्लैरिटी आएगी। उम्मीद पोर्टल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने सवाल उठाया है और ऐसे में कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिया है। वहीं लगातार बीजेपी ने उम्मीद पोर्टल को ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा है कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कागज ही तो दिखाने हैं। पोर्टल से संपत्तियों की लूट पर लगाम लगेगा, किसी भी तरीके से संपत्तियों की लूट खसोट नहीं होगी। फिर क्यों एक तबका लगातार अपना हाजमा खराब कर रहा है? क्यों उसके पेट में दर्द हो रहा है? भाई, हम तो पारदर्शिता के तहत काम कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल मैं आपको दिखा देती हूं, देखिए, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से आखिर दिक्कत क्यों है? क्यों दिक्कत है ये बताना पड़ेगा। ऑनलाइन जमाना तो फिर कागज क्यों दिखाना, ऐसा सोच रहे हैं। वक्फ में लूट खसोट इसलिए, क्या पोर्टल का विरोध किया जा रहा है? क्या लूट खसोट पर लगाम लग जाएगा, ये एक समस्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी से बात बनेगी? बार बार कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसी बात बनेगी क्या? फाइलों का खेल क्यों खेलना चाहते हैं भाईजान, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार क्यों कहते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन नहीं चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फाइलें ही ठीक है। कागजों में तो धांधली हो जाती है ना। इन सब पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में लूट खसोट और बंदरबाट खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर 6 महीने के अंदर वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया है कि उम्मीद पोर्टल से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करने पर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इसकी खिलाफत कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने वक्फ विवाद को कोर्ट में लंबित बताते हुए पूछा कि सरकार ने आखिर इतनी जल्दबाजी में पोर्टल क्यों लॉन्च किया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। देश के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक उम्मीद है, पोर्टल भी एक उम्मीद है और मोदी जी के हम शुक्रगुजार हैं, उनकी टीम खासतौर से श्री किरण रिजिजू जी के हम शुक्रगुजार हैं कि इन सब हजरात ने मिलकर उस पसमानदा मुसलमान के लिए सोचा जो देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। सरकार जो बहुत तेजी दिखा रही है इसमें भी ये बहुत क्लियर है, ये उसका उद्देश्य कि वो ये चाहती है कि कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो और कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हो और इस तरह से वो उनको अमान्य घोषित करते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने की कोशिश है। वक्फ के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी बयानों के तीर चल रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पोर्टल लॉन्च करने को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। तमाम चीजों को इतना उलझा करके या इतना जल्दबाजी कर करके ये क्या करना चाह रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता के ऊपर जो रिट है उसके ऊपर सुनवाई कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इतनी जल्दबाजी के अंदर ये निर्णय सरकार ले रही तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत के ऊपर हमें शक होता है। देखिए, वक्फ सिस्टम के जो प्रशासनिक सुधार का एक ऐतिहासिक कदम है ये, और मैं मानता हूं कि जो वक्फ सिस्टम की असंवैधानिक अराजकता थी, उद्दंडता थी, वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में और फ्रेमवर्क में आएगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन के लिए जहां कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ी है, वहीं आम लोगों ने भी सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार जो कानून बनाती है सबके पक्ष में होता है और न्याय के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो। और सरकार जो बिल लाई है वो अपने हिसाब से भी सही लाई है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें और ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है, और योजनाएं जो सरकार बना रही है उनकी क्या ज़रूरत है। वक्फ की उम्मीद को लेकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद वक्फ कानून को संसद के दोनों सदनों में पास कराया। अब सरकार ने इसके लिए उम्मीद पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन केंद्र के इस फैसले से सबसे ज्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो अभी तक वक्फ की संपत्तियों को मनमाने तरीके से यूज करते थे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता से मुस्लिमों के ठेकेदारों को दिक्कत हो रही है? आखिर क्यों भाईजान वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता नहीं चाहते हैं? महाभारत में आज इसी पर होगी चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उम्मीद से किस किस को दिक्कत है इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से पैनल बता देती हूँ कौन कौन है हमारे साथ। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब शम्स जो कि अध्यक्ष है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं और साथ ही मौलाना अंसार रजा अध्यक्ष है GNF हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौलाना अंसार रजा साहब आपके पास आते हुए ये बताइए कि ऑनलाइन जमाना है तो कागज क्यों छिपाना है? आखिर इस उम्मीद पोर्टल ऐप से दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए प्रियंका जी, भारत सरकार नाम रखने में, नाम बदलने में, लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर है। ये 10 साल में सिर्फ यही किया है इन्होंने। इसके नाम बदले उसको चिपका दिए, उसके नाम बदले उसको चिपका दिए, इसका नाम बदल करके कुछ और कर दिया, उसका नाम बदल करके उसको और दिया। इतनी जल्दबाजी। देखिए, आप इनका 11 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए बीजेपी का। जितने भी सिस्टम इन्होंने बनाए हैं या तो बैकफायर मारना पड़ा या माफी मांगनी पड़ी, या इन्होंने ये कहा कि ठीक है अभी हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बीजेपी से एक सवाल करना चाहते हैं, भाई इतनी क्या जल्दी है? ना तो जमीन उठ करके हिंदुस्तान से बाहर चली जाएगी और अभी 5 साल पता नहीं आप लोग रहेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्या यही एक मुद्दा हिंदुस्तान में है कि जिसके लिए आप इतनी जल्दबाजी में हैं? इतने बड़े बड़े बेरोजगारियां चरम पर हैं, बुरी तरीके से हिंदुस्तान में बलात्कार हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, एक दूसरे में नफरत पैदा हो रही है। उस पर आप ना तो कानून बनाने को तैयार हैं, ना बात करने को तैयार हैं। आपको वक्फ बोर्ड, देखिए अभी 15-20 दिन, 1 महीना चलता रहा
पाकिस्तान हिंदुस्तान, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, हमें फख्र है। हमने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, हमें फख्र है अपनी सेना पर, हम सलाम करते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद फिर हिंदुस्तान के चैनल अब उसी अपनी रोजी रोजगार पर आ गए हैं कि चैनल अब बगैर पर मुसलमानों अरे के मौलाना अंसार मुद्दों रजा, के अब चैनल पर उंगली मत और उठाइए ना। चैनल तो आप ही का मुद्दा यहाँ पर लेकर आया जिस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पारदर्शिता है, आपको जल्दबाजी क्यों लग रही है? अगर जमीनों पर कब्जा किया गया है, लूट खसोट की गई है, मुझे जानना है कि अगर फलाना कोई रास्ते में जमीन पड़ रही है तो किसकी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐप के जरिए देख सकूं, उसमें दिक्कत क्या है? अरे ओहो, अरे प्रियंका जी, मैंने कब उंगली उठाई चैनल पे? आप कह रहे हैं कि मुद्दा वही मिल गया। मैंने कब उंगली उठाई चैनल पे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि चैनल अपनी रोजी रोटी पर आ गए। आप हमारी कह रहा हूँ, आप चैनल की रोजी रोटी पर मत आइए। होता है मैम, रोजी रोटी का संकट उनके सामने आएगा जिन्होंने लूट खसोट मचाई थी, लूट खसोट वालों पर। चैनलों की जो रोजी रोटी है वो मुस्लिम मुद्दों पे ही चल रही है। मुसलमानों को बीच चौराहे पर मारा जा रहा है। आपको मुद्दा मौलाना अंसार रजा मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। हमारी मस्जिदों मुझे लग रहा है डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने को आप ये बताइए, हमारे 9 लाख से ज्यादा जो संपत्तियां हैं उस पर कोई सरकार बार बार कह रही है उन पर अगर कब्जा किया गया है, लूट खसोट की गई है, अगर कागज है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कागज नहीं तभी तो पेट में दर्द हो रहा है, तभी तो हाजमा खराब हो रहा है। अरे जिन्होंने, देखिए हम ऐसे जुमले इस्तेमाल, अरे पारदर्शिता को आप जल्दबाजी कह रहे हैं, खुदा के जुमले उमले छोड़िए, दिक्कत बताइए क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल जल्दबाजी कह रहा हूं। मैं ना तो, देखिए हाजमा खराब किसका हो रहा है ये तो हमने इसमें देख लिया था जब किसानों का बिल आया था, उसमें देख लिया था हाजमा खराब किसका हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, जो मौलाना अंसार रजा, मेरा घर कहाँ है, कितनी उस घर की लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो वैध है या अवैध है, ये सब कुछ अगर पोर्टल पे मिल रहा है, अगर जियो टैगिंग हो रही है, तो फिर वक्फ की जमीन को ये सब अगर उस दायरे में वो आ रहे हैं तो दिक्कत क्यों दिक्कत? जब मेरा और आपका घर, अरे दिक्कत ऑनलाइन ऐप से दिख रहा है तो फिर वक्फ की जमीन क्यों नहीं दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत अरे मोहतरमा, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत यह है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, वहां आर्मी की जमीन को बिजनेसमैनों को बेच दिया। दिक्कत यह है कि वक्फ के साथ क्या होगा, दिक्कत यहां हो रही है। इसलिए शक हो रहा है कि सबकी जमीनें कब्जा करके दी जा रही हैं। अब मुसलमानों की जमीनें बची हैं, उस पर भी को नहीं, मुसलमानों की जमीन, शादाब शम्स को दिखाई, शादाब शम्स। देखिए दिक्कत ये मौलाना अंसार रजा, अगर मुसलमानों का एक धड़ा विरोध कर रहा है तो शादाब शम्स ये बताइए कि एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार पुरजोर समर्थन भी कर रहा है, और शादाब शम्स हंस भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीनों से दिक्कत है, मुसलमानों की जमीनों से नहीं, अगर अवैध कब्जा किया है तो उसको चिन्हित किया जाएगा ताकि उसको लेकर एक पोर्टल में बताया जाए। हाँ, शादाब शम्स। प्रियंका, सबसे पहले तो देश का, पूरे देश को आज ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उसके बाद इतना जरूर कहूंगा कि माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को और मोदी सरकार को ये जो नया पोर्टल उम्मीद लॉन्च किया है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत उम्मीदों के साथ ये उम्मीद आई है और गरीब इस उम्मीद को टकटकी बांध के देख रहा है। आज जब पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया जो अभी आपने बताया कि नाम, नाप और जियो टैगिंग, जिससे पता चल सके कौन सी चीज कहाँ है और ट्रांसपेरेंसी आए, वहाँ अंसार रजा साहब बड़े भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो ये मानते हैं कि वक्त में बड़ी धांधलियां हुई हैं। अब उन्होंने एक सवाल उठाया कि इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी इसलिए कि आपकी चाल बैलगाड़ी वाली चाल के साथ पीछे मैच करते कांग्रेस और विपक्षी दल लेके आए हैं। आपको तेजी चलने की, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तेज चलने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चिंता मत कीजिए, आप इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे मजबूत घुड़सवार हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसकी पीछे आप देश सवारी कर रहा है। चिंता मत कीजिए, बहुत ताकत के साथ लाइनों को बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहां आप कहीं जाते हैं तो आप जियो मैप पे ढूंढते हैं, एड्रेस डालते हैं, वहां निकल के आता है फला जगह आपको जाना। आज भी आपको पुरानी चिट्ठी पत्री पे थोड़ी चलेगी, आज भी आप लोगों से किसी भी प्रॉपर्टी की लंबाई चौड़ाई सब पता जाएगी। मौलाना अंसार रजा, बताइए मौलाना अंसार रजा, मुसलमानों का एक तबका कह रहा है कि इतने मजबूत घुड़सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप क्यों डर रहे हैं?
किसी तरीके का डर की कोई जरूरत नहीं है। जियो टैगिंग सब प्रॉपर्टीज की हो रही है तो वक्त की होनी चाहिए। अरे भाई, जिस आदमी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा हो वो घुड़सवार अच्छा नहीं होगा तो कौन होगा? कमाल की बात कर रही हैं आप। है उससे अच्छा घुड़सवार कौन होगा जिसकी रगों में सिंदूर बह रहा है? सिंदूर का तात्पर्य गलत वो मत कीजिए, कटाक्ष पे मत रहिए। अभी हम वक्त बोर्ड पे रहेंगे, अंसार रजा साहब तो अच्छा रहेगा। अंसार रजा साहब, सिंदूर के नाम पर मैं आपको ऐसे हंसने नहीं दूंगी। सिंदूर भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। सिंदूर भारत की महिलाओं के लिए एक इमोशन है, एक भाव है। बिल्कुल, उस पर आप ऐसे कि यहाँ पर खिल्लियां नहीं उड़ा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात। अरे मैडम, मैंने क्या कहा? नहीं, आप सिंदूर के नाम पर मैं आपको यहाँ पर हंसने नहीं दूंगी, ऐसे खिल्ली नहीं उड़ाने दूंगी। अच्छे घुड़सवार है, मुद्दे पर रहिए। अरे मैडम मैं सिद्धार्थ यादव को दिखाइए। सिद्धार्थ यादव चैनल के फील्ड का 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। सिद्धार्थ यादव, सुनिए मैडम, 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं चैनल की दुनिया का। आप जहाँ ले जाना चाह रही हो ना वो देश समझता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की रगों में दौड़ता है इसलिए अच्छे घुड़सवार है। इसमें सिंदूर का कहाँ से आ गया भाई? इसमें सिंदूर का मजाक कहाँ से बन गया? बीच में मैडम 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं इस फील्ड का। आप खिलाड़ी हैं फिर भी नारियों वाली बात कर रहे हैं। मैं 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ इस फील्ड का। आप उधर मत ले जाइए। आप ले जा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर वक्त की संपत्तियों को मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी लाया जाएगा तो की रगों में बहता है नहीं, इसलिए वो अच्छे घुड़सवार हैं। इसीलिए वो अच्छे घुड़सवार हैं। अंसार भाई, ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैडम मोदी जी ने कहा है देश के लिए अंसार रजा साहब, सिंदूर उड़ाने वालों को, उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिलाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ही सही दिशा में जा रहे हैं। पूरे विश्व में उसकी चर्चा है, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत के लिए सिंदूर की अहमियत क्या होती है। आप मुझे आकर पाठ मत पढ़ाइए और मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भटकने का प्रयास मत करिए। मुझे बताइए कि ऑनलाइन जमाने में अगर नहीं, ऑनलाइन जमाने में क्यों दिक्कत हो रही है? कागज क्यों छिपाना है? पढ़ा रही हो, हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आप अपनी बात रखिए। हम क्या पढ़ाएंगे आपको मैडम? आप तो दुनिया को पढ़ा रही हैं। बताइए दिक्कत क्या है, ये बताइए। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, बार बार किस चीज से एक धड़े को ये लग रहा है विपक्ष का कि जल्दबाजी में एक कदम उठा लिया है। अभी थोड़ा सा और इंतजार करना था। कोर्ट की दहलीज में पहुंचा हुआ है वक्फ बिल, और ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि इनकी संपत्तियां हड़पने का प्रयास कर रही है बीजेपी। देखिए प्रियंका जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, ये देश कानून के साथ चलता है, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। टीवी चैनल्स पर बैठ करके रेटोरिक करने से नहीं चलता, या अपने मनमर्जी से भय का वातावरण बनाने से नहीं चलता। देश में नया कानून आया, कानून बहुत प्रोग्रेसिव है, आगे का सोचता है। जिसको जियो टैगिंग करी जाए, जमीनों को साथ में जोड़ा जाए, जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ये सबके हित की बात है। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को चुराना चाहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इसका विरोध करेंगे, और उनको विरोध उनका करने के उनके कारण है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। पर इसको हल्के तरीके से कह देना कि सरकार को तो बस नाम रखना आता है, सरकार को नाम बदलना आता है, क्या नाम रखें फिर? आपको नाम से दिक्कत है या काम से दिक्कत है? आपके नाम से रख देते हैं इस पोर्टल को। आज देश के अंदर सरकार एक उम्मीद पोर्टल लेकर के आई है, वक्फ की जितनी जमीन है उसकी डिजिटाइजेशन हो, उसकी जियो टैगिंग हो, उसका सही इस्तेमाल हो। इस्तेमाल उसका वक्फ ही करेगा, इस्तेमाल उसको मुसलमानों के हित में या जो उसका काम है उसी हित में किया जाना है। पर आप उसको अपनी राजनीतिक रोटी को बचाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए, जो आपका धंधा पुराना चला आ रहा है उस जमीन के से पैसा कमाने का, और जिस गरीब के पास, जिस महिला के पास, जिस पिछड़े तबके से आने वाले के पास उसको हक पहुंचना चाहिए था, वहां तक ना पहुंच सके, उसके लिए आप यहां पे बैठ करके राजनीति करते हैं। जी करिए। कोर्ट गए, आपने कोर्ट में जाकर के कहा स्टे लगाया जाए, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। अगर कोर्ट ने जुलाई में इस मामले में अब सुनवाई होगी, बिल्कुल अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। मौलाना अंसार रजा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। बोलिए सिद्धार्थ जी, आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत सारे कानून आपके नज़र में भी बने हैं, आपने हज़ारों डिबेटें की हैं। क्या आप मुझे इस चैनल पर वो 3 गांव बता सकते हैं जो मोदी जी ने गोद लिए थे? उनका क्या हश्र है अभी इस वक्त? आप नाम बता सकते हैं क्या? और उनकी मौजूदा पोजीशन बता सकते हैं क्या?
अगर बता सकते हैं नाम तो मुझे बताइए। रज़ा अंसारी कि उन साहब, 3 गांव का क्या नाम है जो गोद लिए आपकी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। सर ऐसे नहीं। ये आपकी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। आप वक्त पर डिबेट करना चाहते हैं। मोदी जी ने पूरे देश को विकसित बना दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी। आप अपना रेटोरिक करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं वक्त पर बात ना हो, वक्त की सच्चाई पर बात ना हो, वक्त को कैसे आप लोगों ने लूटा उस पर बात ना हो। आप ये चाहते हैं कि वक्त को जिसका बेवा को, जिस महिला को, जिस बच्चे को, जिस पिछड़े मछले आने वाले को, जिस बोहरा समाज से आने वाले को, जिस आप नाम ही बता दो सर, वो ना मिले, या आप लोग चाहते हैं। अब आप इधर फालतू की बात करेंगे टीवी पे बैठ करके, उसका कोई मतलब है? आप ना वक्त पर बात कर सकते हैं, वक्त के रिफॉर्म पर बात फालतू की बात है। वक्त में क्या आप नाम नहीं बता सकते, मतलब की बात आप नहीं करना चाहते। देश आगे बढ़ रहा है, आपके पास नाम नहीं है सर। कानून अच्छा हो रहा है, वो आपको आप नाम नहीं बता सकते। 3 गांव के डिजिटाइज हो जाएगी, वो पसंद नहीं। उन 3 गांव के नाम नहीं बता सकते आप। की सदी में जिए क्या बहस करने चले आते हैं? मौलाना अंसार रज़ा, अरे मुझे बताओ ना, वो 3 गांव केरल के वो गरीब लोग आपको याद है मुझे, जिसको कोर्ट ने माना है कि कैसे गांव की जमीनों को कब्जा गया, याद है मैडम, उन पर कब्जा किया गया वक्फ के नाम पर। लोग रोते रहे, बिलखते रहे। अब दिक्कत क्या है? इससे मुसलमानों का ही फायदा होगा ना। अगर सरकार पारदर्शिता दिखाना चाह रही है, लाना चाह रही है, जो मुसलमान महिलाएं हैं उनका फायदा होगा, बच्चों का फायदा होगा, रोजगार मिलेगी। लेकिन एक तबका ऐसा है जो हर चीज हड़पना चाहता है और उसी पर कब्जा करके बैठना चाहता है। और जब लगता है कि अब कब्जा नहीं हो पाएगा तो फिर आवाज बुलंद करते हैं, सड़क पर आते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं। क्यों? देखिए, जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हैं उनसे खाली होना चाहिए, और जिसके लिए वक्फ की गई है उसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा प्रवक्ता बीजेपी का वो 3 गांव के नाम नहीं बता सका जो मोदी जी ने गोद लिए थे। वक्फ क्या करेंगे ये जो प्रधानमंत्री के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ये गांव के नाम नहीं बता सकते। अरे प्रियंका जी, ये वक्फ पे बात करेंगे ये आप अभी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन। अरे छोड़ो सिद्धार्थ जी, मुझे बता दीजिए ना। मुझे तमिलनाडु का मुझे बता दीजिए वो 3 गांव के नाम पता है। सर, वो 3 गांव गूगल पे मत, अरे गूगल पे मत देखो यार, जमीन वक्त की है वहां पे 1500 साल। अरे सर गूगल पे मत खोजिए, सर गूगल पे नहीं कर रहे हैं। डिबेट का पूरा मजा भी पूरा एकदम खराब कर रहे हैं। यहाँ पर इस गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है। देश जनता जानना चाहती है कि आखिर मुसलमानों का एक तबका विरोध क्यों कर रहा है। अगर ऑनलाइन का जमाना है, अब आजकल अगर खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा, शॉपिंग भी ऑनलाइन ऑर्डर की जाएगी, मेरा घर, आपका घर, सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा, तो वक्फ की संपत्ति ऑनलाइन दिखने में दिक्कत क्या है? मैं चुप हो जाता हूं। आप मुझे इसी पर जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे इस पर जवाब दीजिए। चुप हो जाता हूं। दिक्कत क्या है? ऑनलाइन दिखनी चाहिए। नहीं, दिक्कत क्या है? क्यों कागज छिपाने? कागज के नाम पर क्यों करना है? क्या भाई कागजों में है? कागजों में तो धांधली होती है, लूट खसोट कागजों में तो होती है। हाँ देखिए, ये आ गए ना सिद्धार्थ जी उसी बात पे। चूंकि ये वो 3 गांव के नाम गूगल पर भी नहीं मिल रहे हैं इनको, जो मोदी जी ने गांव गोद लिए थे, और ये बहस करने आए हैं वक्फ की जमीनों पर। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष नाम आप ही बताइए। अगर इसमें इस तरीके से जो सरकार काम कर रही है, उम्मीद पोर्टल आ रही है, उसमें गरीब मुसलमानों का ही तो फायदा होगा। फिर क्यों दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन दिखने में क्या दिक्कत है? लूट खसोट पर रोक लग जाएगी, ये समस्या है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गांव और शहर पर बात नहीं होगी मैडम। चलिए, गांव और शहर पे हम बात नहीं करते। दिल्ली शहर में जो वक्फ की जमीनों पर कब्जे हैं उसे कब खाली करवा रहे हैं बताइए? दिल्ली शहर में जो वक्फी जमीनों पर कब्जे हैं उसे सरकार कब खाली करवा रही है बताइए आप। नहीं, हम गांव शहर की बात कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी ने जो गांव गोद लिए थे हम नहीं बात कर रहे हैं। दिल्ली शहर में जहां आपका चैनल बगल में लगा हुआ है, उस पे जो सरकार ने कब्जे कर रखे हैं, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वो कब? शादाब शम्स को कहना चाह रहे हैं। शादाब शम्स कहेंगे, फिर उसके बाद सिद्धार्थ यादव, मैं आपके पास आऊंगी, फिर बाकी मैं जल्दी 30 सेकंड। शादाब शम्स। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, अंसार रजा साहब बहुत लर्नेड आदमी है, लेकिन वो कोई सवाल उठा नहीं पा रहे। सवाल इसलिए नहीं उठा पा रहे कि सवाल कोई है नहीं। आज गरीब मुसलमान जो उम्मीद निगाह लगा के बैठा था कि हमारा भला होगा, उस पर विरोध करे तो किस तरह से करे? वो मान रहे हैं कि वक्त में भ्रष्टाचार हुए, कराएंगे ना खाली। हम कह रहे हैं एक एक जमीन खाली कराएंगे, दिल्ली की भी कराएंगे, उत्तराखंड की भी कराएंगे, यूपी की भी कराएंगे। जहां जहां ये वक्त माफिया बैठा, एक एक व्यक्ति से खाली कराएंगे। अंसार भाई छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार कमिटेड सरकार है और बड़े कमिटमेंट के साथ ये उम्मीद का पोर्टल लाई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसमें घुमाइए मत, गांव और शहरों की बात मत कीजिए, दूसरे सवालों पे मत जाइए। अपने आप में वक्त के ऊपर पूरा विपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है। घुमाइए मत, गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी राज में, शादाब शम्स कह रहे हैं मौलाना अंसार रजा। देखिए प्रियंका जी, अब आप मैं हंसूंगा तो आप कहेंगी मुझे हंसी आ रही है। अरे यही बात तो मोदी जी ने आज से 10 साल पहले कही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए। गरीब मुसलमानों के देख लिया तो पूरे देश में गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन से मौलाना अंसार रजा क्यों दिक्कत हो रही है? बार बार सवाल है कि वरुण पुरोहित जी को दिखाइए, कांग्रेस के नेता है वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए कि आखिर कब तक ये फाइलों का खेल खेलना चाहते हैं भाईजान? ये फाइलों का खेल खेलना क्यों चाहते हैं वरुण पुरोहित, ये बताइए भाईजान, क्यों लगातार ऑनलाइन से समस्या हो रही है? अगर पारदर्शिता होगी तो सबके लिए ठीक है ना? प्रियंका जी, 2-3 बातें हैं इस मसले में। एक तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात है, लैंड रिकॉर्ड्स की, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, ऊपर इधर उधर की बातें हो रही। दूसरी, आप ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की बात करो, ऑनलाइन की आप बात करो। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बीच में इंटरप्ट मत करना। जी बोलिए। अब मेरी बात तो पूरी हो जाने दो ना। ऑनलाइन जो होता है ना, उसमें गुप्त, हमारे यहाँ हिंदू शास्त्रों में गुप्तदान भी होता था, उससे बड़ा पुण्य मिलता था। अब ये हिंदूवादी जो सरकार आई है ना, चैंपियन बनने की कोशिश कर रही है, आपने ऑनलाइन कर दिया, गुप्तदान बंद हो गए मंदिरों में। तो वो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया हिंदूवाद का। अब जो मेन समस्या अंसार रजा की 2-3 बातों से बड़ा मैं अच्छी तरह से सहमत हूँ। जो मुख्य मुद्दा है वो जनसंख्या नियंत्रण था, क्यों लैंड की बात आ रही है ना उसमें, क्योंकि हम बढ़ते जा रही है पब्लिक, तो लैंड कम होती जा रही है, लैंड कम होती जा रही है, तो जमीनों के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। और क्योंकि लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है वो कानून है, अब आपकी दूसरी पार्टी की सरकार है, आप बदल देना। तो ये चीज का झगड़ा किसी भी पार्टी को करने से कोई मतलब नहीं। आज इनकी मेजोरिटी इन्होंने पास कर दिया, ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, और समय काल परिस्थिति, ये आखिर क्यों फाइलों का खेल खेलना चाहते हैं? तो सुन लो आप, क्यों बाबुओं को कुछ रिश्वत देकर अपने मर्जी से काम करवाना चाहते हैं? सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए ना, वहां ना रिश्वत चलेगी ना कुछ सिफारिश चलेगी। नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होने से भी नहीं होता। मैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करता हूं। जब जागीरदारी एबोलिशन कर दी 1947 के बाद में, तो हम अब इनको, अगर आप वक्फ संपत्ति 300 साल पुरानी है तो आप दे रहे हो, हमारी जागीरदारियां वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? तो ये पूरा एक बड़ा डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर में। क्योंकि आप एक, जैसे मान लीजिए जब मुगल नहीं आए थे, 1000-2000 साल पहले का कोई मंदिर है, कोई उसकी जमीन है, तो वो कैसे वक्फ हो सकती है? तो ये चीजें, बहुत से मसले लैंड रिकॉर्ड्स पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे पूरी चर्चा होनी चाहिए गहन रूप से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे सीलिंग एक्ट आया था एक जमाने में, 80 बीघा से ऊपर नहीं रख सकते थे। आज ये वक्फ में लूट खसोट को कैसे अब अंजाम देंगे? क्या इसलिए बार बार पोर्टल ऐप का विरोध किया जा रहा है? क्या यही वजह है कि लूट खसोट पर रोक लग जाएगी? अब क्या करेंगे? तो चलिए सब एकजुट हो जाते हैं, सभी भाईजान मिलकर आवाज उठाते हैं। 15 सेकंड दे दो मेरी बात। मैं आऊंगी भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी का भंडाफोड़ पूरे देश को पता चल गया है। किसानों के लिए जब कानून लेकर आई थी, वो काले कानून थे और उसे वापस लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी। उस कानून के इतने गुणगान कर रही थी क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट कर रखा था पूंजीपति से। आप मुझे बताइए ना, फेक नैरेटिव और भाईजान एक्टिव हो जाते हैं, सब कब तक चलेगा? अब अरे बोलने दीजिए, 2 सेंटेंस बोल दीजिए। मुसलमानों का भला हो रहा है, कमिटमेंट सरकार सुनिए तो पहले। अंबानी अडानी का भला हो रहा, किसी का भला नहीं हो रहा। अंबानी अडानी का किसी का भला नहीं हो रहा है। जैसे चिड़ियाघर को भी देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले किसानों की जमीन हड़पने वाले थे, अब वो आपकी जमीन हड़पने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आप ऑनलाइन पोर्टल ऐप में नहीं दिखना चाहते कि वक्फ की कहां पर जमीन है? अब मेरी बात पूरी आने दीजिए ना। जमीनों की रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। अयोध्या के अंदर जैसे सेना की जमीन को भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपति मित्र को दे दिया, वो तो भगवान राम के अयोध्या किसान बिल, आप समझिए ना आज का विषय क्या, उसी पर रहिए। पूरी करने से बात नहीं है। प्रसाद में घोटाला कर ली भारतीय जनता पार्टी के लोग, और बांके बिहारी मंदिर के सेवादारों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार का मंदिर की जमीनें हो, मस्जिद की जमीनें हो, गुरुद्वारा की जमीनें हो, कहीं की जमीनें हो, उन्हें पूंजीपतियों को दे। कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण जी ने, समझना पड़ेगा, तो देश को समझना पड़ेगा। इस तरह से, जिस तरह से, अरे ठीक है ना, नहीं शादाब शम्स साहब को समझाना चाह रहे हैं।
प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, वरुण पुरोहित, आपको तो शादाब शम्स समझाना चाह रहे हैं, बोलिए शादाब शम्स। प्रियंका जी उनको चौथी बार बुलवा रही हो आप, मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। बोलिए जल्दी, 30 सेकंड में उसके बाद अपनी बात पूरा नहीं हुआ। हाँ बोलिए जल्दी, पूरी अपनी बात नहीं। लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं ना, आपको मैं सीधे रास्ते चलने के लिए कह रही हूँ, आप दाएं बाएं घुमा रहे हैं। आइए ना, इधर उधर की बात, पॉइंट पर बात करिए। आप बाकी बिहारी मंदिर की टेंशन ले रहे हैं, आप किसान बिल की बात कर रहे हैं, नहीं ये सब नहीं। उम्मीद पोर्टल पर रही, इस उम्मीद से निराश क्यों है तबका? भारतीय जनता पार्टी का ही काम है लोगों को धोखा देना, गुमराह करना। जब आपको मंदिर से जमीनें लेनी होगी तो आप वक्त भी लेकर उम्मीद। अरे गुमराह आप कर रहे हैं, आपको वक्त के बारे में वक्त की एबीसीडी नहीं पता है। आप बाकी बिहारी मंदिर की अयोध्या की बात कर रहे हैं, वक्त पे डिस्कशन आपको बुलाया है तो आपको नहीं पता, नहीं जानकारी है तो घर बैठिए। मजाक बना दिया आपने। डिबेट पे कोई मोदी जी के टीम का पूछ रहा है, कोई बाकी बिहारी मंदिर की बात कर रहा है। अरे वक्त पे डिस्कशन करने आए हो कि मजाक करने आए हो? चैनल पे मजाक बना दिया, किसानों की जमीन मजाक बना दिया आपने। अरे धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए, ये गले में लाल गमछा पहनकर जो किसानों की बात कर रहे हो ना, जानबूझकर डिरेल करने का प्रयास है। नहीं, शादाब शम्स बोलेंगे। यही बात तो बोलना चाह रहे हैं। नहीं देखिए प्रियंका, अभी अंसार रजा जी, मैं आ रही हूँ, फिर वरुण पुरोहित आपके पास। प्रवक्ता वरुण पुरोहित ने कही है, उन्होंने कहा कि अगर वक्फ को आप 300 साल पुरानी मस्जिद दे रहे हो तो फिर हमारी जागीरदारी वापस करो। तो यही तो हम कह रहे हैं, ये कांग्रेस का दुमुहा चेहरा है। अंसार रजा देख लीजिए, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि आपको आपकी पुरानी संपत्तियों को, जो मस्जिद अगर आपको मिल रही है उसके ऊपर तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप हमें दोषी बताते हैं, आप हमारी कमियां निकालते हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनकी चाल चरित्र और चेहरा है। जरा गौर से देख लीजिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। उनको ऑब्जेक्शन है, आप कह रहे दे दो, वो कह रहे पहले हमारी कैसे घोड़ा डालना है। मौलाना अंसार रजा बोलेंगे पहले, मौलाना अंसार रजा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की जो साजिश चल रही है, ये चीजों को खराब करना है, मुसलमानों को जागरूक होने से रोकना है, इनकी स्पीड को स्लो करना है, इनको बेवकूफ बना के रखना है और वोट बैंक की राजनीति कर इनका इस्तेमाल करते हैं। मौलाना अंसार रजा मुसलमानों के बारे में कोई अच्छा सोचता है तो पेट में दर्द। क्यों बार बार जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं उसी पाले में चले जाना है? अगर मोदी सरकार सोच रही है कि मुसलमानों के विकास को एक रफ्तार मिलनी चाहिए, तो फिर क्यों लगातार भ्रमित हो रहे हैं और बाकी लोगों को भी कर रहे हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां पर फाइलें दिखाएंगे? सब क्या है? आप खुद ही मुसलमानों की रफ्तार, विकास की रफ्तार में ब्रेक लगा रहे हैं। आप आवाज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद हो चुका है। मौलाना अंसार रजा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिए। वरुण पुरोहित जी, तब तक मैं वरुण पुरोहित के पास आती हूँ। जी बोलिए। प्रियंका जी, आपने मेरी पूरी बात होने नहीं दी। आप पूरी बात और साथ ही जवाब दीजिए। कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमान तबके का वोट बैंक की राजनीति के लिए। मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। आप ये जो पॉलिटिकल हाईवे के धाकड़ है ना बीजेपी वाले, ये दिन भर कांग्रेस कांग्रेस करते हैं। आपने पूरी बात मेरी होनी। ऑनलाइन शब्द का जो उपयोग कर रहे हो ना आप, सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने किया था कंप्यूटराइजेशन का, एटीएम का, सारी चीजों का। आज उस पे कूद रहे टेक्नोलॉजी का विरोध करने वाले, आज टेक्नोलॉजी का दम भर रहे हैं। तो ये तो सबसे दोहरा चरित्र। अरे फिर बीच में बोलने लग गए, गैस बन रही है क्या आपके? थाली कटोरे बजाओ, जाके बोलने दिया करो दूसरे को। ये थाली कटोरे बजाने वालों को चुप करिए, बीच में मत बोलिए। थाली कटोरे बजाते हो दूसरे के बीच में। 18वीं शताब्दी में आप खुद जा रहे हो, क्या बीच में बोलते जा रहे हो? पहले सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। प्रियंका जी, आप क्या डिबेट करा रहे हो? हाँ बोलिए वरुण पुरोहित। अब ये बीच में बोलने नहीं देंगे किसी को? क्या मूर्खतापूर्ण बावली बातें करते हो टीवी पे बैठ करके, दूसरे को बोलने नहीं देते? तो मैंने भी सुना आपको पूरा। हाँ मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी का विरोध करने वाले आज टेक्नोलॉजी के ऊपर राज कर राज में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कांग्रेस को सुना रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे बाकायदा पार्लियामेंट में डिस्कशंस होने चाहिए। पहले जब भारत के बातें करते हो, आपको कुछ अकल नहीं है क्या बात करने की? मैं बोला था कि आपके बीच में भाषा की मर्यादा मत गिराइए। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून कब लाओगे? नहीं, वो अपने कब लाओगे जनसंख्या नियंत्रण कानून? वरुण पुरोहित जी, इस तरीके से आप भड़काएंगे नहीं बाकी लोगों को। सिद्धार्थ यादव, मैं आपके पास आऊँ। सिद्धार्थ यादव, बोल रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा उनके बीच में। वोट बैंक की राजनीति कर रहा है एक तबका, मुसलमानों के अगर विकास की रफ्तार में सोच रहे हैं मोदी सरकार की, हमारे नहीं, ये तो कीर्तन करने आए, ख्याल रखें। नहीं मोदी जी, बीजेपी तो कीर्तन करने आई है क्या? सिद्धार्थ यादव, ये राजनीति नहीं कर रहे तो सनातन कीर्तन कर रहे हैं बैठ के। देखिए प्रियंका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला।
हाँ। मैं आग्रह करता हूं कि मेरी बात को थोड़ा सा सुने। आपकी डिबेट आपने रखी वक्फ पर, आपने रखी उम्मीद पोर्टल पर, आपने रखी जो सरकार पहल कर रही है उस पर। जितने भी विपक्षी प्रवक्ता आपने बैठाए और एक मौलाना जी जिनका काम ही ये है, वो कोई भी इस काम पर नहीं बोल पा रहे, ना वक्त पर बोल रहे, ना उम्मीद पोर्टल पर बोल रहे। उनको इधर उधर की बात करनी है। कोई टेक्नोलॉजी याद दिलाएगा, किसी को देश के गांव याद आ रहे हैं, किसी को कुछ और याद आ रहा है। मुद्दे की बात यह है कि सरकार एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप लेकर के आई है। जमीनों का आगे चाहेंगे या नहीं चाहेंगे डिजिटाइजेशन होगा, जियो टैगिंग होगी। वक्फ ने जहां जहां, और मौलाना जी अपने कान खोल करके सुन लीजिएगा, वक्फ ने जहां जहां कब्जा कर रखा है वो भी खाली करवाएंगे, और वक्फ पर जहां जहां कब्जा हो रखा है वो भी खाली करवाएंगे। वक्फ ने तो बहुत जगह कब्जा कर रखा है, उसको तो खाली होना ही है। और आप जैसे बहुत बड़े बड़े आपके समाज के धन्ना सेठों ने वक्फ की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, कहीं मॉल बना रखे हैं, कहीं अपने कमाई का साधन बना रखा है, उसको भी खाली करवाएंगे। ये देश 2025 में जी रहा है। आप 1800 सदी में जीना चाहें, 1900 की सदी में जीना चाहें, आपका स्वागत है। हमारी कथनी करने की चिंता मत करिए। हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दी। हमने कहा था वक्फ को लेकर के आएंगे, हम लेकर के आ गए। इसलिए हम तो जो कहते हैं, भाजपा जो कहती है उसको डंके की चोट पर करती है। आप लोग जी, भाजपा जो कहती है डंके की चोट पर करती है, कोशिश करी, वो कह रहे हैं कि हम जियो टैगिंग भी कराएंगे। उसको नहीं समझ रोक 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? कमाई का साधन बना रखा है उसको। अरे भाई 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? डंके, हाँ 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे ना हर साल, 22 करोड़ हो गए 11 साल होते ही। इनको वक्त पर डंके की चोट पे दे रहे थे रोजगार, कोई जवाब नहीं। वक्त पे तो बोल दिया ना मैंने। आप लॉयर हो, आपके समझ नहीं आई मैंने क्या बोला। जो संसद ने पास कर दिया कानून हो गया देश के लिए। ये तो समझो कोई कानून समझ रहे हो तो आप, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि जो आपने पास कर दिया है वो देश के लिए बाध्यता हो गई। विरोध कर रहे हैं, वो तो दूसरी सरकारें आएंगी तो उसका अमेंडमेंट कर सकती है, जब तक कुछ कर ही नहीं सकते। नेता क्यों विरोध करते हैं? लोकतंत्र नहीं है? अरे लोकतंत्र नहीं है क्या? क्यों विरोध कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्या बाहुली बात कर रहे हो? जिसको देखो जो अजीब बातें करते हो टीवी में बैठ के। मतलब आप बोलो जो ही बोलेगा दूसरे यहाँ बैठेगा जो और बात करेंगे, नेता कुछ और बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, घर से उठकर आए मन से। मौलाना सर यही तो व्यू है, यही लोकतंत्र है। ठीक है, एक और रोबोटिक सर्जरी थोड़ी हो रही है। ये सब रोबोट है क्या सारे? एक फॉर्मेट में बोलेंगे सब जने, कथनी करने में कोई फर्क एक फॉर्मेट में बोलेंगे। कदम उठाया है, अब वो मील का पत्थर साबित होगा और गरीब मुसलमानों के हित के लिए काम किया जाएगा, जिनकी जमीनों पर कब्जा करके मॉल बना लिया और अपनी कमाइयों का साधन खोल लिया। प्रियंका जी, नाम नरेंद्र काम सरेंडर है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी देश हित में सोचा ही नहीं, देश के लोगों के हित में कभी सोचा ही नहीं, किसानों के बारे में कभी सोचा नहीं, शब्दों का इस्तेमाल करते सोचा नहीं। जब देश आजाद, अब तो शर्म आनी चाहिए। देश के जब ऊपर बात आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। सरेंडर किसने किया है पूरी दुनिया जानती है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर चुटकी मत दीजिए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान के साथ बात करनी होगी, तभी मैं यहाँ पर बोलने दूंगी, नहीं तो नहीं। सरेंडर किसने किया है पूरी दुनिया जानती है। अरे दुनिया ये भी जानती है, ट्रम्प ने आगे सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं किया है। आप भी जानती हैं, अपने चैनल खुद कांग्रेस के नेता वहां पर बोल रहे हैं, जाकर शशि थरूर बोल रहे हैं। अरे इसका मतलब क्या माने? एक तीसरा देश आकर के हमारे बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट करेगा। यही दिक्कत है आप लोगों की, फेक खबरें फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। ये नहीं है। ट्रम्प का क्या मतलब है? ट्रम्प का क्या मतलब है? दो देशों के बीच में कर दिया। इतने बड़े विश्व गुरु के क्या उम्मीद पोर्टल पर बात हो रही है, उसी पर रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आज तैयारी करके नहीं आए, आज तैयारी करके नहीं आए। शादाब शम्स कुछ कहना चाह रहे हैं? शादाब शम्स नहीं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आज आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं आए, जाइए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, हाँ बदल नहीं जाएगी, हम बार बार बोलेंगे इस बात। गलत बोल रहे हैं ना, गलत बोलने नहीं दूंगी मैं, यहाँ भ्रमित करने नहीं दूंगी। बताइए ना, आप इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। ट्रम्प ने सीज फायर नहीं कराया है। देश के प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर जैसा शब्द नहीं बोलने दूंगी, बिल्कुल नहीं। शादाब शम्स बोलेंगे। देखिए, इनको शर्म नहीं आ रही है। इन्होंने जिस तरह से सेना के शौर्य पे सवाल उठाते, देश के ऊपर सवाल उठाते, एक तरफ कहते हैं हम पूरा विपक्ष देश के साथ है, जब देश कोई निर्णय लेता है तो फिर पीछे से सवाल उठाते। शर्म आनी चाहिए। देश माफ नहीं करेगा। जल्दी से बताइए, कंक्लूडिंग रिमार्क, उम्मीद का स्वागत होगा या नहीं होगा? इससे मुसलमानों का हित है या नहीं है? कंक्लूडिंग रिमार्क 30 सेकंड में। शादाब शम्स, देखिए, ये उम्मीद आया है, मैं ये कह सकता हूं बहुत उम्मीदों के साथ। ये उम्मीद ना
एक्ट आया है। गरीब मुसलमानों को अब उनको वक्फ की संपत्तियों के ऊपर अच्छे घर बना के दिए जा सकेंगे सरकार के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड द्वारा। उनके ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बन पाएंगे, अच्छे बेटियों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस बन पाएंगे। हमारी नियत ये साफ है, साफ नियत के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया 75 सालों में, 65 सालों में। वो आज सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा, आज बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वक्त है। गरीब मुसलमानों के बारे में सरकार सोच रही है, बहुत पॉजिटिव नोट के साथ, दुनिया के साथ कदम ताल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। विरोध की राजनीति करते हैं, इन्हें करने दीजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। लेकिन लूट पर अगर लगाम लग रही है तो एक तबका लगातार परेशान हो रहा है। सारे भाईजान एक नहीं हो रहे हैं। उसी मुसलमान तबके में एक पुरजोर समर्थन भी कर रहा है सरकार का, क्योंकि उनको पता है कि इस उम्मीद पोर्टल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा, महिलाओं का फायदा होगा, मुसलमान बच्चों का फायदा होगा। लेकिन कौन है ये जो लूट खसोट पर ही ज्यादा भरोसा करता है? भाई ऑनलाइन जमाना है, तो ऐसे में कागज क्यों छिपाना है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH